नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों का। आज के मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। गुजरात में वलसाड और सूरत स्टेशनों के बीच मालगाड़ी पटरी से उतरी। भील जनजाति ने अपने लिए एक अलग भील प्रदेश की मांग की। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का खुलासा किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने नार्को समन्वय केंद्र यानी NCORD की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री ने कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया। केरल वन और वन्यजीव विभाग ने केरल में हाथी गणना अनुमान 2024 जारी किए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। गुजरात में वलसाड और सूरत स्टेशनों के बीच मालगाड़ी पटरी से उतरी। इस दुर्घटना से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। इसके अलावा जून माह में कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई थी। खबर को बेहतर तरह से समझने के लिए सबसे पहले रेल दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारण जान लेते हैं। पहला कारण है रेलवे में कम निवेश। रेल नेटवर्क के धीमे विस्तार से रेल मार्ग पर यातायात का बोझ बढ़ गया है और रेल सुरक्षा की उपेक्षा हो रही है। दूसरा है रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना। यह रेल दुर्घटना में हताहतों की अधिक संख्या का सबसे बड़ा कारण है। 2017 से 21 के दौरान रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की 1127 घटनाएं दर्ज की गई थी। रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं की बात करें तो 50% से अधिक रेल दुर्घटनाएं ड्यूटी में लापरवाही, सुरक्षा नियमों का पालन न करने जैसी चूक के कारण होती हैं। लोको पायलट को निर्धारित दैनिक घंटों से अधिक समय कार्य करने की वजह से उन पर कार्य बोझ बढ़ गया है। इससे दुर्घटना होने का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग भी एक प्रमुख कारण है। रेलवे लाइन के पास की भूमि के अतिक्रमण और उन पर आवास निर्माण की वजह से रेलवे क्रॉसिंग से जुड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। साथ ही रोड ओवरब्रिज या रोड अंडर ब्रिज के पूरा होने में भी देरी देखी जाती है। रेल सुरक्षा में सुधार के कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं, जैसे कि रेलगाड़ी के पटरी से उतरने के दौरान हताहतों की संख्या को कम करने के लिए लिंक हॉफमैन बुश यानी LHB कोचों को अपनाने में तेजी लानी चाहिए। ये कोच टक्कर के दौरान एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते। लोको पायलटों की कार्यदशाओं और सुविधाओं में सुधार करने की जरूरत है ताकि उनका प्रदर्शन बेहतर हो सके। दृश्यता, ब्रेक लगाने की दूरी और ट्रेन की गति के आधार पर सिग्नल स्थापना की जगह के लिए मानक बनाए जाने चाहिए। मीटर और नैरो गेज ट्रैक पर शेष बची मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करना चाहिए। ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच की तैनाती में भी तेजी लाने की जरूरत है। अंत में रेल सुरक्षा में सुधार के लिए उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। न्यायमूर्ति खन्ना समिति की सिफारिशों के बाद ट्रेन संचालन की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक अलग सुरक्षा विभाग की स्थापना की गई है। रेलवे सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों में बदलाव, नवीनीकरण, अपग्रेड करने के लिए राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष की स्थापना की गई है। ब्रॉड गेज यानी BG मार्ग पर सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग UMLCs को खत्म कर दिया गया है। लोको पायलटों की सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए सभी लोकोमोटिव को सतर्कता नियंत्रण उपकरण यानी VCD से लैस किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भील जनजाति ने अपने लिए एक अलग भील प्रदेश की मांग की। भील जनजाति अपने समुदाय के लिए एक अलग जनजातीय राज्य भील प्रदेश की मांग कर रही है। इस प्रस्तावित भील प्रदेश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की भील आबादी वाले हिस्से शामिल करने की मांग की जा रही है। स्वतंत्रता के बाद भारत में नए राज्य गठित करने की मांग को प्रेरित करने वाले कई कारक रहे हैं। इनमें पहला है भाषाई विविधता। 1960 में भाषाई विविधता के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया था। दूसरा है सांस्कृतिक पहचान। गोरखा लोग कई दशकों से पश्चिम बंगाल से पृथक एक नवीन गोरखा लैंड राज्य की मांग कर रहे हैं। अगला है विकास संबंधी असमानता। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ के लोग अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। और अंत में प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से अलग एक हरित प्रदेश बनाने की मांग कई वर्षों से की जा रही है। ऐसे में यह समझना भी बेहद जरूरी है कि छोटे राज्य बनाने के क्या लाभ है। पहला है बेहतर प्रशासन। इससे प्रशासन अधिक केंद्रित होकर काम करता है, शीघ्र निर्णय लेना आसान हो जाता है, नीतियों का बेहतर तरीके से कार्यान्वयन करना संभव हो जाता है आदि।
दूसरा है आर्थिक विकास। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप लक्षित नीतियां बनाई जा सकती हैं और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है। तीसरा लाभ है प्रशासनिक दक्षता। बड़े भौगोलिक क्षेत्रों की तुलना में छोटे भौगोलिक क्षेत्रों का प्रबंधन और प्रशासन करना आसान होता है। इसके अलावा कुछ अन्य लाभ भी हैं, जैसे कि क्षेत्रीय असमानताओं में कमी आ जाती है, बड़ी इकाइयों से छोटी इकाइयों में शक्तियों का वितरण संभव होता है आदि। एक तरफ जहां उनके लाभ हैं, वहीं दूसरी तरफ नए राज्यों के निर्माण से जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि प्रशासनिक चुनौतियां। नए राज्य में प्रशासनिक तंत्र स्थापित करने की प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है। अगली मुख्य चिंता है संघर्ष उत्पन्न होना। अंतर्राज्यीय नदी, जल व भूमि सीमा विवादों पर संघर्ष बढ़ने की संभावना रहती है। इतना ही नहीं, इससे क्षेत्रवाद को भी बढ़ावा मिलेगा, जिस वजह से राष्ट्रीय एकता कमजोर और खंडित हो सकती है। आर्थिक चिंताओं की बात करें तो केंद्र सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है, बड़े स्तर के निवेश के लिए छोटे बाजार कम आकर्षक होते हैं आदि। इनके अलावा एक और मुख्य चिंता है पेंडोरा बॉक्स, यानी कि नए राज्यों के निर्माण से अन्य नए राज्यों की मांग और गठन को बढ़ावा मिल सकता है। आखिर में नए राज्यों के गठन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान पर भी एक नजर डालते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर या किसी राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र के साथ मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का खुलासा किया है। यह घटना देश भर में मानव अंग तस्करी और मानव अंग के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने में विविध समस्याओं को रेखांकित करती है। खबर की शुरुआत में सबसे पहले मानव अंग के अवैध व्यापार के लिए जिम्मेदार कारण जानते हैं। पहला है प्रत्यारोपण हेतु मानव अंगों की अधिक मांग और कम आपूर्ति। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के अनुसार मार्च 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में केवल 15,561 अंग प्रत्यारोपण हुए थे, जबकि देश में अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा वाले रोगियों की संख्या 49,745 है। दूसरा है गरीबी। अधिक धन देने का लालच देकर या फिर रोजगार देने का झूठा वादा करके गरीब लोगों के अंग निकाल लिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति में मानव अंग तस्करी पर रोक लगाना मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि अंग देने वाले तथा लेने वाले अलग अलग देशों से संबंधित हो सकते हैं। साथ ही अंगदान करने की प्रथा का कम प्रचलन भी एक प्रमुख कारण है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील और अल्प विकसित देशों में मृत व्यक्तियों के अंगदान करने की प्रथा ज्यादा प्रचलित नहीं है। वहीं प्रशासनिक कारण की बात करें तो प्रत्यारोपण हेतु अंगों की प्राप्ति और जरूरतमंद में अंग प्रत्यारोपण के संबंध में बनी मौजूदा नीतियां कम प्रभावकारी और अपर्याप्त हैं। इसी के साथ अब मानव अंग के अवैध व्यापार से उत्पन्न होने वाली समस्याएं भी जान लेते हैं। डोनर की सहमति के बिना उसके अंग निकालना डोनर के स्वास्थ्य और मानवाधिकारों के खिलाफ है। साथ ही इससे मानव अंग तस्करी के एक संगठित अपराध नेटवर्क का निर्माण होता है। मानव शरीर के अंगों को मात्र एक वस्तु यानी कमोडिटी के रूप में देखना कई तरह के नैतिक मुद्दों को जन्म देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मानव अंग के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए किए जाने वाले उपाय जानते हैं। पहला उपाय है मूल कारणों का पता लगाना। मजबूरी में अंगदान करने वाले लोगों की समस्याओं का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए और लोगों को स्वेच्छा से अंगदान करने के लिए जागरूक करना चाहिए। दूसरा है पीड़ित की सुरक्षा और सहायता। इसके लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करना चाहिए। तीसरा है एक समान कानूनी और नैतिक दिशा निर्देश। इस तरह की पहले एक राष्ट्र एक नीति की दृष्टि से अंगदान एवं प्रत्यारोपण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। और आखिरी है निष्पक्ष चयन। वेटिंग लिस्ट में सूचीबद्ध करने और प्रत्यारोपण हेतु मानव अंगों के आवंटन के लिए रोगियों का निष्पक्ष रूप से चयन किया जाना चाहिए। अंत में मानव अंग तस्करी को रोकने के लिए भारत द्वारा अपनाए गए उपाय जान लेते हैं। पहला है मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994। यह कानून चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मानव अंगों और ऊतकों को निकालने, उनका भंडारण करने तथा उनके प्रत्यारोपण को विनियमित करता है। साथ ही मानव अंगों एवं ऊतकों के वाणिज्यिक लेन देन पर रोक लगाता है। दूसरा है राष्ट्रीय आरोग्य निधि RAN का गठन किया गया है। इस निधि के तहत BPL परिवारों के रोगियों को हृदय, फेफड़े, लीवर व किडनी के प्रत्यारोपण हेतु 15 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री ने नार्को समन्वय केंद्र NCORD की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मानस यानी मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र नामक एक टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की। इस टोल फ्री हेल्पलाइन का उपयोग कुछ उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि नागरिक अपनी पहचान उजागर किए बिना मादक पदार्थों के आपूर्तिकर्ता या तस्करी से संबंधित जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के साथ साझा कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थों के दुरुपयोग या लत से जुड़ी समस्याओं पर परामर्श प्राप्त कर सकता है। ऐसे में भारत में मादक पदार्थों या नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। साल 2014 से 2024 के बीच 22,000 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 5.43 लाख किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए थे। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित उपयोग वाले साइकोट्रोपिक पदार्थों का लगभग 21% वैश्विक उत्पादन होता है। भारत दक्षिण एशिया में अफीम युक्त मादक पदार्थों का सबसे बड़ा बाजार है। नार्को आतंकवाद भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। नार्को आतंकवाद से मतलब है कि मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन का आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल करना। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को बढ़ावा देने वाले कारकों पर भी एक नजर डालते हैं। स्थानीय स्तर पर मादक पदार्थों के विक्रेताओं और खरीदारों को जोड़ने में इंटरनेट और सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। क्रिप्टो करेंसी और डार्क नेट ड्रग मार्केट का उदय हुआ है, जहां गुमनाम रहते हुए ड्रग व्यापार किया जाता है। सिंथेटिक ड्रग्स का उपयोग बढ़ने से मादक पदार्थों के कृत्रिम रूप से उत्पादन को बढ़ावा मिला है। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने में कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि भारत की भौगोलिक अवस्थिति। भारत डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट नामक मादक पदार्थों के उत्पादन और तस्करी वाले क्षेत्रों से घिरा हुआ है। डेथ ट्रायंगल में थाईलैंड, म्यांमार और लाओस शामिल हैं। डेथ क्रिसेंट में ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल हैं। मादक पदार्थों की तस्करी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। इसमें गैर कानूनी हवाला लेन देन और कर चोरी जैसे अपराध शामिल होते हैं। इसलिए इनसे निपटने के लिए अन्य देशों का सहयोग भी जरूरी है। भारत में गैर कानूनी रूप से अफीम जैसे मादक पदार्थों की खेती भी की जाती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ उपाय भी सोचे गए हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अलग अलग देशों की सरकारों, विनियामक संगठनों और निजी कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है और मादक पदार्थों की मांग में कमी और इनकी आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने जैसी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों पर भी एक नजर डालते हैं। नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS अधिनियम 1985 लागू किया गया है। नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम 1988 लागू किया गया है। प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स गठित की गई है। डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी पर विशेष टास्क फोर्स भी गठित किए गए हैं और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए NDPS अधिनियम के तहत सीमा सुरक्षा बलों, भारतीय तट रक्षक बल और रेलवे सुरक्षा बल को सशक्त कर उन्हें कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री ने कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र यानी NLFC का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र NLFC का उद्देश्य है भारत में भूस्खलन के खतरे को कम करना, आने वाले समय में भूस्खलन प्रभावित सभी राज्यों के लिए प्रारंभिक चेतावनी बुलेटिन जारी करना और 2030 तक देश भर में क्षेत्रीय भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली यानी LEWS शुरू करना। इस दिशा में शुरू की गई अन्य पहलों की बात करें तो पहला है भूसंकेत वेब पोर्टल। यह भूस्खलन के खतरों पर जरूरी जानकारी के प्रसार की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही इस पोर्टल पर भूस्खलन के खतरों का अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमान जारी किया जाएगा। दूसरा है भूस्खलन मोबाइल ऐप। यह भूस्खलन के दैनिक पूर्वानुमानों का तेजी से प्रसार सुनिश्चित करेगा। चलिए खबर को और बेहतर तरह से समझने के लिए भूस्खलन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भूस्खलन वास्तव में
वृहत क्षरण यानी मास वेस्टिंग की परिघटना है। इसे शैल, मलबे या मिट्टी के खिसककर ढाल से नीचे गिरने के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में भूस्खलन के खतरे की बात करें तो देश में लगभग 4.2 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कुल भू क्षेत्र का 12.6% हिस्सा भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है। इनमें बर्फ से ढके क्षेत्र शामिल नहीं हैं। पर्वतीय स्थलाकृति और भारी वर्षा के कारण हिमालय एवं पश्चिमी घाट के क्षेत्र विशेष रूप से भूस्खलन के खतरे का सामना करते हैं। भूस्खलन के लिए कुछ उत्तरदायी कारण भी मौजूद हैं, जैसे कि प्राकृतिक कारण। इनमें शामिल है भारी वर्षा, बाढ़ या खुदाई के कारण ढलानों पर कटाव, भूकंप, बर्फ का पिघलना आदि। दूसरा कारण है मानव जनित गतिविधियां। इनमें शामिल है मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई, वनस्पति के नुकसान के कारण मृदा अपरदन, भूभाग को काटना और भरना, अत्यधिक विकास आदि। चलिए अब भूस्खलन के प्रभावों पर भी चर्चा कर लेते हैं। इनमें पहला है जन धन की हानि होना, अवसंरचना को नुकसान पहुंचाना, खेती योग्य भूमि का अनुपयोगी हो जाना आदि। दूसरा है पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात में बाधा उत्पन्न होना और मानव बस्तियों का अलग थलग पड़ना। इसके अतिरिक्त भूस्खलन से नदी के मार्ग में परिवर्तन होने, नदी अपवाह मार्ग में रुकावट आने या गाद भरने के बांधों के कम प्रभावी हो जाने के कारण बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो सकता है। अंत में राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति 2019 के घटकों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहला है भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को खतरे के आधार पर जोन में बांटना। इनमें जोनिंग के लिए यूएवी, स्थलीय लेजर स्कैनर और अधिक हाई रेजोल्यूशन वाले भू पर्यवेक्षण डेटा जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करना शामिल है। दूसरा है निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। प्रारंभिक चेतावनी अलर्ट समयों में सुधार लाना तथा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में सुधार करना। पर्वतीय क्षेत्र विनियमन के लिए नियम बनाना भी एक घटक है। इसमें भूमि उपयोग नीतियां बनाना और भवन निर्माण से जुड़े नियमों को लागू करना शामिल है। और अंतिम है स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी। इसमें भूस्खलन को रोकने और कम करने तथा भूस्खलन प्रबंधन के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी का गठन किया जाता है। बढ़ते हैं आखिरी मुख्य खबर की ओर। केरल वन और वन्यजीव विभाग ने केरल में हाथी गणना अनुमान 2024 जारी किए। ये अनुमान दक्षिणी राज्यों जैसे कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में हाथियों की समान अवधि में संख्या के आकलन का हिस्सा है। इस ओर ध्यान देने योग्य बात यह है कि बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए इन 3 दक्षिणी राज्यों ने अंतरराज्यीय समन्वय समिति यानी आईसीसी गठित की है। इस समिति के चार्टर द्वारा इस तरह की एक साथ गणना कंपलसरी की गई है। ऐसे में हाथी की गणना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। केरल में हाथियों की संख्या मई 2023 में 1920 थी, जो इस साल 2024 में घटकर 1793 रह गई है। किशोर हाथियों में उच्च मृत्यु दर व्याप्त है, जो लगभग 40% है। इसके पीछे एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पी वायरस EEHV जिम्मेदार है। इस रिपोर्ट में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि फसलों को बर्बाद करने वाले जानवरों के व्यवहार पर सामाजिक पारिस्थितिकी अध्ययन करना चाहिए, मानव हाथी संघर्ष का आकलन और निगरानी करने के लिए एक स्थायी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए आदि। चलिए ऐसे में थोड़ी जानकारी भारतीय हाथियों के बारे में भी प्राप्त करते हैं। ये एशियाई हाथियों की 3 उप प्रजातियों में से एक है। इसके अलावा बाकी 2 उप प्रजातियां हैं, सुमात्रन और श्रीलंकन। भारत में विश्व की 60% से अधिक हाथी आबादी मौजूद है। भारत में इनकी सबसे अधिक संख्या कर्नाटक में है। इसके बाद असम और केरल का स्थान है। इनकी विशेषताओं की बात करें तो इनका जीवन काल 60 से 70 वर्ष का होता है। मादा हाथी की गर्भाधान अवधि 20 से 22 महीने की होती है और 18 से 20 वर्ष की आयु में प्रौजनी आरंभ हो जाती है। और इनके झुंड की सबसे उम्र दराज हथिनी झुंड की मुखिया होती है। इन हाथियों के सामने मौजूद खतरों की बात की जाए तो मानव बस्तियों के बसने, कृषि व उद्योग के विस्तार, मानव हाथी संघर्ष, अवैध शिकार आदि के कारण हाथियों के पर्यावास सिकुड़ रहे हैं या अलग अलग हिस्सों में बंट रहे हैं। इनकी संरक्षण की स्थिति की बात करें तो ये वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। IUCN रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड की स्थिति में है और साइट्स की परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है। पारिस्थितिकी तंत्र में हाथियों की भूमिका पर भी एक नजर डालते हैं।
हाथी पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे वनस्पति के विकास को संतुलित करते हैं और बीजों के फैलाव व अंकुरण में मदद करते हैं। वे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और घास के मैदानों के रखरखाव में भी मदद करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में योगदान देते हैं। हाथी कीस्टोन प्रजाति है। इस प्रकार वे कई पादपों और जानवरों की प्रजातियों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए किए गए उपाय की बात करें तो 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य हाथियों, उनके पर्यावासों और आवागमन गलियारों की सुरक्षा करना है। अगला उपाय है मानव हाथी संघर्ष को कम करना। इसके लिए जंगली क्षेत्रों में सोलर पावर आधारित बिजली की बाड़ लगाई जा रही है, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित की जा रही है, मधुमक्खी के छत्ते की बाड़ लगाई जा रही है आदि। इनके संरक्षण की बात करें तो हाथी की अधिक संख्या वाले 14 राज्यों में 33 हाथी रिजर्व स्थापित भी किए गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारी आज की व्यक्तित्व हैं श्रीमती कादम्बिनी गांगुली। 18 जुलाई को देश भर में डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली की जयंती मनाई गई। उनका जन्म 1861 में बिहार के भागलपुर में हुआ था। वे भारत में शिक्षित पहली महिला डॉक्टर थीं। इसके साथ ही वे ब्रह्म समाज की सदस्य भी थीं। कादम्बिनी गांगुली 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला प्रतिनिधि मंडल में शामिल 6 प्रतिनिधियों में से एक थी। उन्होंने कलकत्ता में महिला सम्मेलन आयोजित करने में मदद की थी। उन्होंने कामिनी रॉय के साथ मिलकर बिहार और उड़ीसा में महिला खनिकों की स्थितियों के बारे में जांच करने हेतु एक सरकारी समिति के लिए काम किया था। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1891 में भारत का पहला एज ऑफ कंसेंट अधिनियम पारित हुआ था। हम डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली जी से साहस, दृढ़ संकल्प, नेतृत्व आदि जैसे मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। मध्य प्रदेश ने पीएम स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। ये केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को आपराधिक मुकदमे से उन्मुक्ति देने वाले संवैधानिक प्रावधान की जांच के संबंध में सुनवाई करने पर सहमति जताई है। यह अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार का अपवाद है। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के उपयोग और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आरटीई कोटा में प्रवेश देने से निजी स्कूलों को छूट देने के निर्णय को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के अनुसार राज्य सरकार का यह निर्णय शिक्षा का अधिकार अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC के वैज्ञानिकों की नई स्टडी के अनुसार पीने के पानी में यूरेनियम की 60 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक की मात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि 2021 में भारतीय मानक ब्यूरो ने पीने के पानी में यूरेनियम की स्वीकार्य मात्रा को 60 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से कम करके 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर कर दिया था। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि प्लास्टिक अपशिष्ट का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में किया जा सकता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक रासायनिक प्रक्रिया विकसित की है। इस प्रक्रिया के तहत स्टायरोफोम को हाई वैल्यू कंडक्टिंग पॉलीमर यानी PEDOT PSS में बदल दिया जाता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार NCAP को आवंटित धनराशि का लगभग 2/3 हिस्सा धूल से निपटने यानी डस्ट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है। ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य में एक नई पादप प्रजाति फ्लोगेकेंथस सुधांशु से खारी की खोज की गई है। यह अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित है। अभयारण्य के भीतर राज्य की राजधानी ईटानगर स्थित है। हाल ही में बांस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य बांस की खेती के जरिए संधारणीय ग्रामीण आजीविका, महिला सशक्तिकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन को बढ़ावा देना है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।